निशाने पर सपा और बीजेपी, कहा बीजेपी सरकार में सपा जैसा जंगल राज, पंचायत चुनाव में लोकतंत्र शर्मसार। समाजवादी पार्टी का महंगाई और किसानों के मुद्दे पर हल्ला बोल, प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन, कई शहरों में पुलिस से हुई झड़प। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन, बुनियाद में ललितपुर के ग्रेनाइट पत्थरों के प्रयोग और सुरक्षा पर चर्चा, जमीन खरीद विवाद पर भी होगा मंथन। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 के विरोध में हड़ताल, देश भर के करीब 15 लाख बिजली कर्मचारी 10 अगस्त को जताएंगे विरोध, बैठक में लिया गया फैसला। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 1475 करोड़ की सौगात देने पहुंचे। सीएम योगी और राज्यपाल ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया। वही कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले, जगह जगह पर एटीएस पुलिस टीम तैनात की गई। बता दें कि शिवलिंग के आकार में रुद्राक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज काशी को सौंपा है, साथ ही काशी में गंगा में एक साथ 4 जलपोत भी चलेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश भी हो रहा है, रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में आज कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो सभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आकांक्षाओं से जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,200
84 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के कारण उत्तराखंड और उड़ीसा सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश ने कांवड़ियों को छूट दी, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देश में ऑक्सीजन संकट हो, टीकाकरण में देरी हो, कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देना हो, हर बार अदालत को निर्देश देकर सरकारों को रास्ता दिखाना पड़ रहा है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी यही हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और नोटिस भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही 10 पार्टियों के साथ बने भागीदारी संकल्प मोर्चा के बिखरने की खबरें चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ 2022 में सरकार बनाने का दावा करने वाले सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उनसे दूरी बना ली है। ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ शुरू हो रही अपनी चुनावी यात्रा से खुद को अलग कर लिया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संभल मुरादाबाद के दौरे पर AIMIM प्रमुख, चुनावी हलचल के बीच ओवैसी का दौरा। मुरादाबाद में रोड शो करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी के चलते असदुद्दीन ओवैसी आज संभल और मुरादाबाद के दौरे पर है, जहां पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी होना है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं। इसी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके अभियान का आगाज हो चुका है, जहां वे चुनाव प्रचार की शुरुआत सबसे पहले संभल से करेंगे। उसके बाद मुरादाबाद भी जाने की तैयारी है। नेता असदुद्दीन ओवैसी दोपहर 12 बजे संभल पहुंचे, जहां शेख इमाम उल हसन रहमत उल्लाह की मजार पर भी गए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी हुई। इसके बाद अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जो उन्हीं के नाम पर संभल में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज। संभल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन, मुरादाबाद में ओवैसी का रोड शो। यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी AIMIM। यूपी की 100 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी AIMIM। आज शाम 4 बजे असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद पहुंचे, जहां उनका रोड शो आयोजित किया जाना है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ आगामी चुनाव में उतरने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। ओवैसी का दावा है कि वे बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, जबकि इस पर बीजेपी ने कहा कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर CM योगी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इस गठबंधन का कोई असर यूपी चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। देखा जाए तो राज्य में कई जिले मुस्लिम बहुल्य हैं, जहां ओवैसी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेंगे। अलग अलग जिलों के समीकरण पर नजर डालें तो मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच, बलरामपुर, बरेली, संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर जैसे जिले की तरफ ओवैसी अपना रुख कर सकते हैं। ये पिछले 4.5 सालों में जो हमारे यहाँ यूपी के अंदर सियासी यतीमी हमारे यूपी ने देखी, सियासी तौर पर यतीमी, खुद अपने नेता आजम खान को नहीं बचा पाए। वो तो असद ओवैसी साहब आए हैं आगे निकल के, तो फिर अखिलेश यादव को
आजम खान की याद आई, जिन आजम खान ने समाजवादी को समाजवादी बनाया, जो उनकी मदद नहीं कर सकते, वो आम जनता की क्या मदद करेंगे। ये तो आज इलेक्शन आया है तो मैं इसलिए कहूँगा कि आज इस देश को अच्छे सत्ता की ज़रूरत है और अच्छा विपक्ष की भी ज़रूरत है। देखिए, जहाँ लीगल तौर पर जो चीज़ सही नहीं होगी जब तो कार्रवाई होगी। इस देश के अंदर संविधान है, अगर कोई गलत करता है तो हम उसके खिलाफ भी हम कल को जो है मुकदमा कर सकते हैं। अगर आजम भाई के खिलाफ गलत हो रहा है तो आजम भाई भी कल मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन कहीं गलत है जब तो हो रहा है। और जहाँ तक रही बात मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं या शिक्षा की बात करते हैं, आजम भाई ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाबों की सियासत करते हैं कि मैं गरीब के बच्चों को तालीम देना चाहता हूँ। मेरी बच्ची ने पढ़ा है वहाँ पे, डी फार्मा किया है, टॉपर है वहाँ की, 1 लाख रुपए साल तकरीबन खर्च हुआ है। मैं मिडिल क्लास का आदमी, चलिए मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या हर इंसान पढ़ा सकता है? देखिए, जो ज़मीनी हकीकत हमें समझना होगी, क्या जो ख्वाबों की सियासत दी जाती है, आप कहते हैं मैं लोगों के हाथ में कलम देखना चाहता हूँ, क्या कलम कौन सा माँ बाप नहीं चाहता मेरे बच्चे के हाथ में कलम आए? लेकिन जब तालीम इतनी महंगी कर दी जाएगी तो कैसे लोगों के हाथ में कलम पहुँच पाएगा? उत्तर प्रदेश की सियासत में AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सपा की छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कवायद को भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पहले ही झटका दे चुके हैं। वही छोटी पार्टियों का गठजोड़ कर बनाए गए इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी के जुड़ जाने से यूपी में जाति, वर्ग और धर्म विशेष की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों में खलबली सी मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बीजेपी सरकार में भी उसी तरह का जंगल राज कायम हो गया है जैसे इससे पहले की सपा सरकार में था। पंचायत चुनाव में जिस तरह से धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का खुला दुरुपयोग किया गया, उसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। पहले चाहे कांग्रेस की सरकार हो या सपा की, सभी का यही हाल था और यही कारण था कि साल 1995 में सपा के इसी बर्ताव के कारण बसपा ने सपा से नाता तोड़ दिया था और सपा सरकार सत्ता से बाहर भी हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी भी इसी राह पर है। लोग बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचारों से त्रस्त है और बीजेपी पंचायत जीत का जश्न मनाने में व्यस्त है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक सर्किट हाउस में शुरू हो चुकी है। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र, टाटा कंसल्टेंसी और L&T के एक्सपर्ट मौजूद है। बैठक में आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा भी मौजूद है। उस बैठक में राम मंदिर निर्माण की प्रगति, बुनियाद में ललितपुर के ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग और सुरक्षा को लेकर चर्चा जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद मामले में लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहली बार समीक्षा करने पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में जमीन खरीद मामले को लेकर भी चर्चा हुई, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं सर्किट हाउस में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई बैठक 2 घंटे तक चली। उस बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और तुरंत बैठक स्थल से रवाना हो गए। इस बीच ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन केवल मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का काकोरी इलाका रविवार दोपहर को उस समय सुर्खियों में आ गया जब प्रदेश के ATS ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए हैं और 15 अगस्त से पहले यूपी के अलग अलग शहरों में धमाके करने की योजना बना रहे थे, मगर उन आतंकियों का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। लखनऊ से जिन 2 आतंकियों को ATS ने पकड़ा था, उनसे लगातार पूछताछ भी जारी है और उनकी निशानदेही पर ATS ने उनके कई और साथियों को भी धर दबोचा है। यानी योगी के यूपी में आतंक पर
कड़ा प्रहार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में आतंकी नो एंट्री। देश के दुश्मनों को योगी की चेतावनी। योगी के यूपी में आतंक पर प्रहार। जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार। लखनऊ के काकोरी में 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। ये आतंकी यूपी में कई धार्मिक स्थलों पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के तार अलकायदा से जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस ने इन आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर ले रखा है और हर दिन इन आतंकियों से पूछताछ में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। आतंकियों के मददगारों की तलाश में एटीएस की छापेमारी की जा रही है। इस दौरान एटीएस ने दोनों आतंकियों के कई साथियों को कानपुर और लखनऊ से धर दबोचा है। लखनऊ से एटीएस ने आतंकी मिनहाज के साथी को पकड़ा। लखनऊ से आतंकी का साथी शकील यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा। शकील को हिरासत में लेकर एटीएस के जवान कर रहे हैं पूछताछ। शकील ने आतंकी मिनहाज को उपलब्ध कराए थे हथियार। अलकायदा के दोनों आतंकियों से लगातार पूछताछ चल रही है। आतंकी मुशीर और मिनहाज से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर के हैंडलर के साथ लगातार मिनहाज संपर्क में था। हैंडलर को मिनहाज ने प्रेशर कुकर बम का वीडियो भेजा था। लखनऊ कानपुर के साथ कई जिलों में धमाके की साजिश रची थी। दोनों आतंकियों की कॉल डिटेल की जांच से हुआ बड़ा खुलासा। अलकायदा आतंकियों की मदद कर रहे थे कानपुर के कुछ छात्र। कानपुर के 8 इंजीनियरिंग छात्र आतंकियों की मदद कर रहे थे। दोनों आतंकियों से लगातार बातचीत कर रहे थे इंजीनियरिंग छात्र। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद छात्रों ने अपना मोबाइल बंद किया। जल्द दोनों आतंकी अपने मददगारों के साथ बैठक करने वाले थे। ब्लास्ट की योजना को लेकर मददगारों के साथ बैठक होनी थी। लेकिन योगी सरकार में इन दहशतगर्दों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो सके और यूपी एटीएस के जाबाज सिपाहियों ने इन्हें धर दबोचा। फिलहाल अब ये आतंकी कानून के शिकंजे में हैं और यूपी एटीएस इनसे पूछताछ कर आतंक के जड़ों को नेस्तानाबूद करने में लगी है। मकसद साफ है और देश के दुश्मनों को खुली चेतावनी है कि योगी राज में यूपी में आतंकी नो एंट्री है और किसी ने यूपी पर बुरी नजर डाली तो उसका सफाया तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली होने, किसानों को उपज का न्यूनतम मूल्य दिलाने, गन्ने का बकाया भुगतान, महंगाई रोकने, रोजगार दिलाने आदि की उन्होंने मांग की। इस प्रदर्शन का एक मकसद सपाइयों का अपनी ताकत का प्रदर्शन करना भी है। बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। यूपी में हुए पंचायत चुनाव से जहां सपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। सपा ने इन चुनाव में बीजेपी पर प्रशासन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। गुरुवार को सपाइयों ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगहों पर उनकी पुलिस कर्मियों से झड़प भी हो गई।
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में देश भर के करीब 15 लाख बिजली कर्मचारी और अभियंता 10 अगस्त को हड़ताल करेंगे। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की बुधवार को हुई ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि बैठक में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स, एटैक, C2 इंटेक और ऑल इंडिया पावर मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष और महामंत्री मौजूद थे। हड़ताल से पहले 19 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन भी होगा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल यानी 2021 को संसद में रखने और पारित करने का ऐलान किया है, जिसके विरोध में बिजली कर्मियों को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला लेना पड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय इसे संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। कमेटी के सामने बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यूपी में कोरोना संक्रमण अब खत्म होने की कगार पर है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में सिर्फ 90 संक्रमित मरीज ही मिले हैं। यूपी में अब सिर्फ 1428 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और इस तरह आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद कुल एक्टिव केसेस में उत्तर प्रदेश देश में 19वें नंबर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बहुमंजिला इमारत पर एक शख्स का हाथ पकड़े लटकी हुई है और अचानक वो नीचे गिर जाती है। महिला को पकड़ने की कोशिश कर रहा शख्स उस महिला का पति बताया जा रहा है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना 13 जुलाई की है, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, घटना गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की है, जहां एक सोसाइटी की बहुमंजिला इमारत में एक महिला एक आदमी का हाथ पकड़े हुए फ्लैट की बालकनी में लटकी हुई है और अचानक हाथ छूट जाने से महिला नीचे जमीन पर गिरती हुई दिखाई देती है। घायल महिला को नोएडा के यथार्थ अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस शख्स ने उस महिला को पकड़ने की कोशिश की थी वह उसका पति बताया जा रहा है और उसका नाम सरफराज है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। गाजियाबाद पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ में लगातार लगी हुई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना पुलिस ने लूट करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से असलाहा भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चैन, मोबाइल और गाड़ी भी जब्त की गई है। दिनांक 2/7/2021 को थाना क्षेत्र साहिबाबाद से हुकुम सिंह नामक व्यक्ति का कार अल्टो लूट ली गई थी गन पॉइंट पे, जिसमें उनकी तहरीर को मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था थाना साहिबाबाद में। तभी से इन अपराधियों की तलाश चल रही थी। दिनांक 14 को 4 अपराधी इसमें पकड़ लिए गए हैं, जिनसे लूटी गई कार और उनके 3 मोबाइल, अन्य जो सामग्री उनसे लूटा गया था उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अपराधियों ने पूछताछ में और भी 2-3 घटनाओं का इकबाल किया है, उससे भी संबंधित जो भी सामान है उसको बरामद किया। नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि वाहन चोर ने दिल्ली के गोविंदपुरी से एक इनोवा कार चोरी की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनोवा कार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बुलंदशहर में भूमाफियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद ही होते जा रहे हैं।
भूमाफिया लगातार भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये ताजा मामला नरसेना थाना क्षेत्र से उसके गांव से सामने आया है, जहां एक महिला की जमीन पर भूमाफियों ने अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित महिला ने कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके महिला की किसी ने नहीं सुनी। थक हार के महिला ने एसपी का दरवाजा खटखटाया। एसपी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्लॉट लिया। अच्छा। तो देवर जेठ जो है ना वो कब्जा कर रहे हैं उनके मरने के बाद। अच्छा। और मैं जाऊँ हूँ तो मुझे जो है ना मार कर भगा देते। एक दिन मैं गई है, मेरी दोनों बेटियां गई तो दोनों माँ बेटियों ने मुझे बाहर धक्का मार के और बाहर निकाल दिया और गेट लगा लिया। अच्छा। और उसके बाद मैं एक दिन और गई दोबारा से, मैं छोटी वाली बेटी गई और मैं गई तो दोनों देवरों ने मार कर धक्का। कब की घटना थी ये इस पिछले महीने की। आप थाने आए थे? थाने भी आए हम। पुलिस वालों ने क्या कह दिया? पुलिस वाले गए थे कार्रवाई करने? पुलिस वाले कार्रवाई करने के लिए गए पुलिस वाले। अच्छा, अब क्यों आए आप थाने? अब हम आए हैं, उस दिन मेरे बाप के जुम्मे वाले दिन गाल पे चांटा मारा है नसीबू ने। अच्छा। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।